हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता जा रहा हूँ मेंटल हेल्थ का। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में टोटल 3 बताऊंगा। इसमें ICD-10 है। ठीक है, ICD-10 क्लासिफिकेशन और DSM-5 और इंडियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में अभी हम डियर बात कर लेते हैं मेंटल डिसऑर्डर का इंडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय क्लासिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है, चाहे आप BSc नर्सिंग हो चाहे GNM हो। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको मिलेगा। और किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या तो फिर पोस्ट BSc में जा रहे हो आप, पोस्ट BSc का एंट्रेंस अटल बिहारी वाला देने जा रहे हो, तो भी उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट है ये। देखिए डियर, अगर पोस्ट BSc के लिए अगर इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि पोस्ट BSc में तीनों ईयर का, तीनों JNM के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का आएगा। और अगर BSc नर्सिंग 7th सेमेस्टर अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको एग्ज़ाम में नॉर्सिट वगैरह या तो फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है कि ये पूछा जाएगा। लगभग इसमें देखिए इस टॉपिक में डियर मन नहीं लगता बच्चों का। ठीक है, और उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, क्योंकि वो बना है तो वो किसी और ने, किसी ने बनाया होगा, ह्यूमन ने ही। ठीक है, तो क्यों नहीं, वो जब बना सकता है इतना तो हम उसको समझ क्यों नहीं सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ डियर इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम आज बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि समझ में आप लोगों को आ जाए। तो जल्दी से आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करता हूं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े। और जितने भी, और सबसे ख़ास बात डियर, फालतू की चीज़ों नहीं रखता हूँ, बस इतना है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही पॉइंट रखता हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको लेके पढ़ के एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे इंडियन क्लासिफिकेशन का डियर। ठीक है, तो इसको जो है कि आप लोग प्रॉपर नोट से बनाते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में आज हम बात करेंगे जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन। और इंडियन क्लासिफिकेशन में मेंटल डिसऑर्डर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, न्यूरोसिस और साइकोसिस। अब न्यूरोसिस डियर क्या होता है, क्योंकि देखिए शुरू से अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन में अगर करता चला जाऊं कि हाँ ये न्यूरोसिस है और ये साइकोसिस है, इसके 3 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं, ये है। लेकिन डियर पहले हमें ये समझना होगा कि साइकोसिस और न्यूरोसिस होता क्या है, ये चीज़ें। ठीक है, तो पहले मैं न्यूरोसिस और साइकोसिस समझा दे रहा हूँ, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे किस सिजोफ्रेनिया को किस में रखना है, बाइपोलर डिसऑर्डर को किस में रखना है, OCD को किस में रखना है, ये से। तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर या फंक्शनल डिसऑर्डर इसी पे निर्धारित करता है डियर। ठीक है, तो इसी का पार्ट है ऑर्गेनिक, और फंक्शनल डिसऑर्डर इसी का पार्ट है। तो साइकोसिस को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल डिसऑर्डर। अब ऑर्गेनिक में आपका 2 डिसऑर्डर आता है, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल में आपका डियर बहुत सारे आ जाएंगे, सिजोफ्रेनिया हो गया, OCD हो गया, ये सब चीज़ें, तो सभी चीज़ें आ जाएंगे। तो अब मैं पहले आपको न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में समझा दे रहा हूँ, न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में क्या होता है ये। तो चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब YouTube पे जब आप देख रहे हो तो हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा सारे डिजिट। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले मैं बात करूँगा कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ये क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू पैथोलॉजिकल ऑफ एबनॉर्मल, सॉरी ये गलत है, पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्रेन। यानी कि ऑर्गेनिक में देखिए 2 चीज़ें हमारे सिर में, हमारे हेड में, सीधा बात करें समझाने का, हमारे हेड में अगर हम इसको फंक्शन के आधार पे एक अलग कर दें और एक एनाटॉमिकल, यानी कि एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो एक एनाटॉमी हो गया, ठीक है,
एनाटॉमी हमारा हेड एक एनाटॉमी हो गया, यानी टिश्यू, ब्लड, लिम्फ और न्यूरॉन्स और बोन्स सब मिलके ये एनाटॉमी में आ गया, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा यह है कि इन सभी का फंक्शन हम एक अलग कर देते हैं, फंक्शन यानी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, हम सिर्फ सभी ऑर्गन के फंक्शनिंग के बारे में बात करें, कार्य वो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर टिश्यू है, ब्लड है, न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बात मेंटल हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ न्यूरॉन्स की बात करेंगे, ठीक है, ना तो बोन की बात करेंगे और ना ही ब्लड की बात करेंगे, सीधा हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। प्रॉपर न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रक्चर सही है, न्यूरॉन्स ठीक है। अगर फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है, फंक्शनिंग अगर प्रॉपर चल रहा है तो यानी न्यूरॉन्स एकदम टू गुड होगा। तो अब देखिए ये क्या है, एनाटॉमी जो बना हुआ है किससे मिलके बना हुआ है, बोन, टिश्यू, ब्लड और इससे। और हमारे बोन, टिश्यू और ब्लड को अगर हम मतलब कि बहुत एकदम महीन में अगर बात करें तो ये सभी किससे मिलके बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल के बने हुए हैं। चाहे हमारा कोई भी, इवन हेड ही नहीं, शरीर के सभी स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट हैं। कौन से, ऑर्गेनिक पार्ट हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें हो गया ये मैक्रो मॉलिक्यूल उसमें एलिमेंट में आते हैं और माइक्रो एलिमेंट दूसरा होता है। तो माइक्रो में जो कम अमाउंट, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये सभी, और फ्लोराइड, ये सभी क्या है, माइक्रो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसका नहीं, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनिक, जब ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की बात करें तो जान लीजिए एनाटॉमिकल कुछ गड़बड़ी है, स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, जब ऑर्गेनिक की बात करें, यानी कि ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में गड़बड़ी। अगर फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल गड़बड़ी है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये हो गया, इन विच नो एनी एविडेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई बीमारी नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ देखिए न्यूरॉन्स भी सही थे, बोन्स भी सही थे, सारा हेड का सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एकदम अच्छा था, फंक्शन सही से ना ही काम कर रहा था, फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि नो एनी एविडेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई जो है कि पैथोलॉजिकल यानी कि रोग कारण नहीं पता चल रहा है, फिर भी ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने फंक्शनल के आधार पे फंक्शनल डिसऑर्डर और ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर बता दिया। तो अब हम ऑर्गेनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, बात हो रहा है। तो पहले हम साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए पहला इसमें, ठीक है, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए है। आप एग्ज़ाम में जैसे कि मान लीजिए जेएनएम में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, हाँ, उसको आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो साइकोसिस क्या होता है, अ सीवियर मेंटल इलनेस, क्या होता है, मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी का, एक गंभीर मानसिक बीमारी होता है जो कि करेक्टराइज्ड बाई लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, वास्तविकता से एकदम परे, क्या सही क्या गलत, ये क्या है वो क्या है, कुछ नहीं मतलब, ठीक है। एंड अ डीप डिसरप्शन ऑफ द रिलेशनशिप विथ अदर पीपल काजिंग सोशल डिसएडाप्टेशन, ऐसी हरकतें ऐसे करेगा या फिर इंसान के अंदर देखी जाएगी जो कि सोसाइटी में एडाप्ट करने लायक नहीं है, माल एडाप्टिव है। जो भी बिहेवियर है, सोशल नॉर्म, कल्चर जो भी है, कहाँ कैसे रहना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं, क्योंकि क्या है, ये मेंटली इल हो चुका है, सीवियर मेंटली इल हो चुका है, ठीक है। तो साइकोसिस की बात करें तो हम सीवियर मेंटल इलनेस की बात करते हैं जिसमें उसकी वास्तविक मतलब रियलिटी से दूर रहता है और उसे समाज के रूल रेगुलेशन नियम से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने में ही मस्त रहता है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद न्यूरोसिस की बात करें डियर, ए ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ए ग्रुप ऑफ बॉर्डर लाइन फंक्शनल न्यूरो, देखिए फंक्शनल की बात हुई ना, फंक्शनल, ए बॉर्डर लाइन फंक्शनल न्यूरो साइकिल डिसऑर्डर, साइकिक डिसऑर्डर दैट मैनिफेस्ट यानी कि साइन सिम्टम दैट मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन स्पेसिफिक क्लिनिकल फिनोमिनन, द ऑप्शंस ऑफ साइकिकल फिनोमिना यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसके कार्यों में इसके डिसबैलेंस दिखेगा। कार्यों में डिसबैलेंस का मतलब कि जैसे
कोऑग्निटिव स्किल हो गया, ठीक है। कोऑग्निटिव स्किल की बात करें यानी कि दिमाग का क्या, थॉट, सोचना, समझना, बोलना, ठीक है, परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, ये सभी चीज़ें, ये सभी फंक्शन ना होने के कारण, तो न्यूरोसिस में क्या होगा, न्यूरल फंक्शन ठीक से नहीं काम कर रहा है, जबकि न्यूरॉन सही है, न्यूरॉन सही है, लेकिन न्यूरल फंक्शन उसका कार्य सही रूप से नहीं चल रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरोसिस में सीधा न्यूरॉन से रिलेटेड है, यानी न्यूरॉन्स इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि इसमें न्यूरोसिस में न्यूरॉन्स सही रहेगा, लेकिन इसकी क्या गड़बड़ रहेगी, फंक्शनिंग गड़बड़ रहेगी। और साइकोसिस में क्या होगा, साइकोसिस में क्या, ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो है कि न्यूरॉन्स से डैमेज होने लगेंगे, धीरे धीरे ये जाता रहेगा, ठीक है, ये बहुत सीवियर बीमारी में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी जब हम बात करेंगे टाइप की या उसकी बात करेंगे तो एग्जाम्पल की तो पता चल जाएगा। तो ये डिफिनीशन डियर, डिफिनीशन थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, समझ के लिखेंगे। साइकिक मतलब न्यूरल में, न्यूरॉन्स में गड़बड़ी होने की वजह से दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, सीधा सीधा बात करें। और इसमें न्यूरॉन्स में सही, न्यूरॉन सही है लेकिन न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग गड़बड़ है, यानी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होने में गड़बड़ी हो रही, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं फंक्शनिंग, यानी कि डिसऑर्गेनाइज मैनर में फंक्शनिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं हो रहा है, ठीक है, सीधा। उसका टाइप की बात करें तो देखिए ये इसमें जो है साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया आएगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आएगा, डेल्यूजन आएगा, डेल्यूजन में जैसे पैरानोइया, ठीक है, क्रोनिक हेलुसिनेशन यानी हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, साइकोसिस देखने को मिलेगा। और पैराफ्रेनिया, एपिलेप्सी, सेनाइल या फिर प्रीसेनाइल डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया ही होता है लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया में ही लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। इसी में ये मेमोरी डिसऑर्डर है, डिमेंशिया मेमोरी डिसऑर्डर है, डिलीरियम जबकि दूसरा है, ठीक है। लेकिन साइकोसिस में ही आएगा, साइकोसिस में ही आएगा आपका क्या, ठीक है, डिमेंशिया और डिलीरियम इसी में आएगा। तो देखिए अब उसके बाद इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूरोस्थेसिया, यानी नर्व सही है लेकिन वहाँ पे काम नहीं सही कर रहा, फियरफुल न्यूरोसिस होगा, आप कंपल्सिव कंडीशन, हिस्टीरिया की बीमारी होगी, लगेगा कि जैसे नॉर्मल है फिर भी उसको दिक्कत है, न्यूरोसिस ऑफ कंपल्सिव कंडीशन, फोबिक डिसऑर्डर, डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो डर रहा है, ठीक है, वो डर रहा है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अरे तो वो गलत वो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फोबिया भी दिखेगा, डर भी दिखेगा, और उसके बाद कंपल्सिव, एक ही चीज़ को बार बार करेगा वो, ठीक है, बार बार करेगा, ठीक है, और एक ही चीज़ को बार बार सोचेगा, ये सभी चीज़। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सच में जैसे होता है वो धीरे धीरे मतलब इंसान को जो है कि बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट करेंगे तो ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डर होगा, अब डर निकालना हो काउंसलिंग कर दो, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव है तो बार बार उसको क्या थेरेपी दे दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो ये टाइप इसमें डिजीज़ आएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्सनालिटी की, कि साइकोसिस वाले में पर्सनालिटी कैसा रहता है और न्यूरोसिस वाले में पर्सनालिटी कैसा रहता है। पर्सनालिटी चेंजेज, तो साइकोसिस वाले पेशेंट में क्या होगा, पर्सनालिटी चेंज अगर, और इसमें पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा, धीरे धीरे इसकी पर्सनालिटी में परमानेंट चेंज आ जाएगा, परमानेंट चेंज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट पर्सनालिटी, इस बंदे में जो जिसमें न्यूरोसिस हुआ रहेगा, भाई हम कह रहे हैं न्यूरोसिस का मतलब है सब कुछ सही है, इसके ब्रेन के स्ट्रक्चर सब कुछ सही हैं, इसके सही है, लेकिन ये जो है कि इसकी फंक्शनिंग सही नहीं है, काम ठीक से नहीं कर रहा है वो, ठीक है। आपके हाथ पांव सही रहे, आपके हाथ पांव सही रहे, सब कुछ खाना पीना खाते वक्त हाथ पांव में दर्द नहीं होता, जब काम की बात आ जाती है चलो ये काम कर लो तो आप खुद ही बहाना करते हैं मेरे हाथ पांव में दर्द रहा, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। उसी प्रकार ये है कि इसका कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, आलस कर रहा है, ठीक है। जैसे आप आलस करते हैं सब कुछ सही रहने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसमें आपकी पर्सनालिटी क्या काम नहीं करते हैं, पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है क्या, बस खाली चारों तो और थू होता है और का कि ये आलसी है, ये निकम्मा है, काम नहीं करता है, ठीक है, घर वाले यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। बाकी तो आपकी बॉडी फिजिक्स सेम रहेगी, सही, ऐसा तो है नहीं कि बोल दिए तो एक हाथ कट गया, ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो पर्सनालिटी में साइकोसिस वाले में पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, और इसमें पर्सनालिटी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो न्यूरोसिस में सीधा याद कर लीजिए नहीं होगा, न्यूरोसिस में पर्सनालिटी चेंज नहीं होगा, न्यूरोसिस वाले में पर्सनालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डियर आगे हम बात करते हैं, इसी का पार्ट है, एक पेज में नहीं आ रहा था तो आगे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए पर्सनालिटी चेंज के बाद अवेयरनेस ऑफ दी कंडीशन, यानी अगल बगल के वातावरण, अपने अगल बगल के वातावरण से साइकोसिस वाला पेशेंट डज नॉट रियलाइज अबाउट हिज हर डिसऑर्डर, अपने खुद स्वयं को ही नहीं पहचान पाएगा ऐसे कंडीशन। और ये न्यूरोसिस वाले में अवेयर ऑफ हिज हर पर्सनल प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज, ठीक है। इसके बाद यार मेरे अंदर डर है यार मैं सही से यार परसीव नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, मैं सही से परसीव नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इसमें क्या है, परसीव नहीं कर पाता हूँ तो इसको गिल्ट नहीं फील होगा, लेकिन इसको गिल्ट फील होगा, न्यूरोसिस वाले को गिल्ट फील होगा, यार मेरे अंदर बहुत डर है, यार मेरे अंदर बहुत पहचानने की शक्ति कम है। यानी ये अपने गड़बड़ी जो इसके अंदर कमी है उससे क्या रहेगा, ये अवेयर रहेगा, वाकिफ रहेगा कि मेरे अंदर ये कमी है यार, ठीक है। और धीरे धीरे प्रॉब्लम, ये डिफ़िकल्टीज जो हो रही है उसके बारे में वो ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, लेकिन ये इसको कोई मतलब नहीं, इसका धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं होगा, अवेयर नहीं रहेगा अपने डिसऑर्डर से। अब साइकोसिस वाले में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी बातचीत और बातचीत करने का तरीका और बोलने का तरीका, ठीक है। द थॉट एंड स्पीच, साइकोसिस वाले का थॉट और स्पीच प्रोसेसेस आर डिसऑर्गेनाइज, क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। इनकोहेरेंट एंड इर्रेशनल, बेवजह की बात करेगा और बिना मतलब की बात करेगा, ठीक है। बिना टॉपिक का सोचेगा और बोलेगा, बिना टॉपिक का, बिना मतलब, बिना अनपर्पजफुल, कोई उद्देश्य नहीं फिर भी बोलेगा, इर्रेशनल, ठीक है। उसके बाद डज नॉट अफेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, देखिए न्यूरोसिस वाले में नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं, लैंग्वेज भी सही रहेगा, कम्युनिकेशन आपसे जब बात भी कर, तभी तो बोल रहा है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, कम्युनिकेट कर रहा है ना, लैंग्वेज भी बोल रहा है ना, जो उसको बोलना चाहिए, जो सोच रहा है वही तो बोल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल रहेगा। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन की बात करें तो साइकोसिस वाले में होगा, अरे डिमेंशिया और डिलीरियम इसी में आएगा, तो डिमेंशिया और डिलीरियम वाले को ही देखिए, डिमेंशिया में क्या होता है, लेट से सिम्टम आता है, लेकिन डिलीरियम वाले में तुरंत आता है और तुरंत चला भी जाता है, लेकिन इसमें भी, दोनों में भी पाया जाता है। इसलिए साइकोसिस वाले में क्या होगा, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दोनों पाया जाएगा, और न्यूरोसिस वाले में इट डज नॉट अकर, ऐसा कुछ नहीं, हेलुसिनेशन भी नहीं होगा, डिल्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक चेंजेज, अगर ऑर्गेनिक चेंजेज की बात करें, जैसे पैथोमॉर्फोलॉजिकल एंड पैथोफंक्शनल चेंजेज इन बॉडी लीडिंग टू चेंज इन एनाटॉमिकल एंड न्यूरोसेरेब्रल चेंजेज इन बॉडी, होगा, इसमें होगा सारा चीज़, उसका दिमाग का न्यूरॉन्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, कम होने लगेंगे, और मतलब कि उसका दिमाग कम काम करने लगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें क्या होगा, प्योरली फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर विदाउट ऑर्गेनिक रीजन, कोई, हमने शुरू से ही कह रहा हूँ कि न्यूरोसिस वाले में कोई गड़बड़ी नहीं है, न्यूरॉन्स भी सही रहेंगे, सब कुछ है, सिर्फ उसका कार्य सही नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, यानी कि वास्तविकता जो है उससे क्या, ये अनअवेयर रहेगा, टोटली लॉस, बिल्कुल लॉस, इन्हें क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ, टाइम, प्लेस, सिचुएशन, पर्सन, किसी का ध्यान नहीं रहेगा, इसमें पूरी तरह चेंज रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये अपने टाइम, प्लेस और सिचुएशन से वाकिफ रहेगा, अवेयर रहेगा, ठीक है। तो ये साइकोसिस और न्यूरोसिस का कुछ और पार्ट है, आगे मैंने अलग अलग किया है क्योंकि एक टेबल में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आगे डियर बात करें साइकोसिस वाले की बात करें, इटियोलॉजी, कारण, तो इसमें जेनेटिक हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। न्यूरोसिस में क्या होगा, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, सोशियो साइकिक क्लाइमेट, यानी कि बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल की बात करें जैसे कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ये सभी चीज़ें उसकी वजह से, सोशियो साइकिक क्लाइमेट। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे जॉब वॉब जैसे कि हट गया, अरे कोई रिलेशन ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, तो दिमाग उस टाइम ठीक नहीं रहता, यानी कि डिप्रेशन और मेनिया में चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और मेनिया से बाहर नहीं आ जाए या बहुत खतरनाक है, उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन होगा, मेनिया होगा, गुस्सा होगा, विथड्रॉल सिम्टम आएगा, ये सभी चीज़ें हैं। सोशियो इकोनॉमिकल लॉस होगा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि क्या आपके अंदर कैसा बदलाव आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें
लीजिए, ये सभी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा होने पे जैसे मान लीजिए फैक्टर काज की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक में जैसे कि जॉब छिन गई, जॉब थी, अच्छी खासी नौकरी थी, किसी कारणवश जॉब नहीं रहा, कमाई का कोई स्रोत नहीं रहा, इसकी वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया है, या मैनिया, या परिवार के ऊपर गुस्सा कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में उसको जो वैल्यू मिलना चाहिए सोसाइटी के लोग उसे नहीं करते हैं, ना उठने देते हैं, ना बैठने देते हैं कहीं पास में, या साथ में रहने खेलने ये सब नहीं करने देते हैं, इसकी वजह से हो जाता है। साइकोलॉजिकल यानी कि जो भी दिमाग वो लगा रहा है उसका अनसक्सेस होता चला है, सक्सेस नहीं होता, 4 बार सक्सेस नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है। सोशियो साइकिक क्लाइमेट यानी कि जो उसका क्लाइमेट है सोसाइटी का और साइकिक का वो सही नहीं है, क्लाइमेट ठीक नहीं है, यहाँ के क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी वजह से। बायोलॉजिकल यानी कि खाना पानी ये सभी चीज़ें गड़बड़ हैं उसकी वजह से, और इसमें जेनेटिक हो सकता है, बायोकेमिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जनरल बिहेवियर की अगर बात करें तो साइकोसिस वाले में कैन नॉट मैनेज देमसेल्फ, ठीक है। अगर इस न्यूरोसिस वाले की बात करें तो एक बार वो प्रयास करता है कि सोसाइटी में हम मैनेज कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं मैनेज कर पाता है। टेंडेंसी टू सुसाइड नीड हॉस्पिटलाइजेशन, कभी कभी इसके अंदर ऐसा आता है कि अब तो हम पागल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये मतलब कि वो कर लेते हैं, उनको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, कोई ये मतलब कि मर जाएंगे या जो भी है ऐसा कुछ। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आइडिया आते हैं, कैन मैनेज, जब सुसाइड करने का, आत्महत्या करने के आइडिया अगर विचार आता है तो मैनेज करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी, इसमें भी नेसेसरी होता है हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर की बात करें तो इंक्लूड एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, सोशल सपोर्ट देते हैं इसको सही करने के लिए, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो ये बाहर नहीं आता है। किस में, वो भी किस में, डिलीरियम वाले में, डिमेंशिया वाले में नहीं, ठीक है। और न्यूरोसिस में बात करें तो मोरल एंड सोशल सपोर्ट देते हैं, यानी नैतिक और सामाजिक सपोर्ट सहयोग देते हैं। मेडिसिन इन केस ऑफ नेसेसरी, नहीं तो ज़्यादातर सपोर्ट सोशल और मोरल से ही काम चल जाता है इस कंडीशन, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो उसको समझा बुझा के बाहर ला सकते हैं, इसके लिए दवा थोड़ी चलाया जाता है, तो इसमें दवा नेसेसरी नहीं होती है, लेकिन कुछ केस में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो दवा चलता है, लेकिन इसमें मेडिसिन भी चलेगा, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी चलेगा, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी चलेगा और सोशल सपोर्ट भी चलेगा। तो डियर ये साइकोसिस और न्यूरोसिस का क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको पिछले वाले क्लास में बताएंगे DSM-5 का क्लासिफिकेशन, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता है, ठीक है, बोरिंग सा लगने लगता है। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी जो हमसे पढ़ते हैं तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।